तो ये रहा मित्रों आपके पास अगला प्रश्न 19वां बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न क्या है। प्रश्न है आपके सामने ये वाला, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वेग नियम की परिभाषा लिखिए, पहला पोर्शन। दूसरा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, बोर्ड एग्जाम 2016 का प्रश्न है। ठीक है मित्रों, उसके बाद अथवा में दूसरा प्रश्न है, उसके बाद फिर अथवा में दूसरा प्रश्न है। अथवा में दूसरा प्रश्न है यहाँ शून्य कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, और इसका ब पोर्शन भी वेग स्थिरांक का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। चलो ये दोनों एक ही है, इनको हम देख लेंगे। अभी पहले इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जी मित्रों प्यारे बच्चों, पहला, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। मैंने जो पहले बोला है वो आपको लिख लेना है कॉपी में, उसके बाद ये लिखेंगे कारक निम्न है। नंबर 1 है अभिकारकों की सांद्रता। आप लोग जानते हैं अभिकारकों की सांद्रता, सांद्रता जितनी होती है अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होता है, या यूं कह दूं अभिकारकों की सांद्रता वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है मित्रों। और दूसरा कारक है हमारा अभिकारकों और उत्पाद की प्रकृति। अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक जब उत्पाद में बदलते हैं तो पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। ठीक है मित्रों। टूटने वाले बंध की तुलना में यदि बनने वाले बंध स्ट्रांग हो, मजबूत हो, स्थायी हो, तो अभिक्रिया का वेग अधिक होता है, अभिकारक उत्पाद में बदलने की प्रवृत्ति रखते हैं। और यदि बनने वाले बंध कमजोर हो, टूटने वाले बंध प्रबल हो, नए बंध कमजोर हो और पुराने बंध मजबूत हो, तो अभिक्रिया का वेग धीमा रहता है। ठीक है मित्रों, ये बात आप जान गए। चलिए तीसरा कारक, पहला हो गया अभिकारकों की सांद्रता, जितनी अधिक वेग उतना अधिक। दूसरा अभिकारकों और उत्पाद की प्रकृति, पुराने टूटने वाले बंध कमजोर होने चाहिए, नए बनने वाले बंध मजबूत और स्थायी होने चाहिए, तो अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। तीसरा कारक है हमारा ताप। जैसे जैसे ताप बढ़ता है अभिक्रिया का वेग ताप के समानुपाती होता है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ने से अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे टक्करें बढ़ती है, जिससे प्रभावी टक्करें बढ़ती है, और प्रभावी टक्कर में संघटनों के कारण उत्पाद की मात्रा में वृद्धि होती है, अभिक्रिया अग्र दिशा में बढ़ती है, यानी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। चौथा कारक है मित्रों हमारे पास उत्प्रेरक। सामान्य अर्थ में यह प्रयुक्त करते हैं हम कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी लाकर अभिक्रिया के लिए नए वैकल्पिक पथ का चुनाव कर उसके वेग को बढ़ा देते हैं। मित्रों हम केवल धनात्मक उत्प्रेरक की चर्चा कर रहे हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने में सहायक है या बढ़ाने की भूमिका निभाता है। ठीक है मित्रों। अगला पांचवा कारक लेते हैं मित्रों हम, और वो हमारा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने वीडियो में पढ़ाते दौरान ये चर्चा की थी, इस पाठ में डिस्कशन के दौरान, कि बड़े बड़े टुकड़ों की तुलना में नमक या चीनी का पाउडर पानी में जल्दी घुलता है, शीघ्रता से घुलता, आसानी से घुल जाता है। बड़े कोयले के बड़े टुकड़ों की तुलना में कोयले का पाउडर जल्दी आग पकड़ता है, जल्दी जलता है। बस यही कारण है। पदार्थ जितना सूक्ष्म विभाजित होगा, पाउडर के रूप में होगा, चूर्ण के रूप में होगा, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े टुकड़े की तुलना में अधिक होता है। इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होता है अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होता है। ध्यान रहेगा ना, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ठीक है मित्रों। और अगला कारक है विकिरण का प्रभाव। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो निश्चित तरंग दैर्घ्य वाले दृश्य विकिरणों से ही प्रभावित होती है या शुरू होती है, उन्हें प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो अभिक्रिया का वेग विकिरणों की उपस्थिति से भी प्रभावित होता है। ठीक है मित्रों। और अंतिम कारक जिसकी हम चर्चा करते हैं वो है माध्यम की प्रकृति। यदि हमारे अभिकारक ध्रुवीय प्रकृति के हैं, आयनिक प्रकृति के हैं, तो ध्रुवीय विलायकों में अभिक्रिया आसानी से होती है, उनका वेग अधिक रहता है। ठीक है मित्रों। हम
बात करते हैं अगले पोर्शन की। उम्मीद करता हूं कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो आप अच्छे से सीख गए हैं। अब आपको याद करना मात्र बाकी रहा होगा और कई बच्चों को याद भी। सेकंड पोर्शन लेने मित्रों ध्यान रखने का, परीक्षा में पेपर प्रश्न पत्र हल करते समय हम एक भी पोर्शन को अछूता नहीं रखें, उसको बार बार देखने की जरूरत है। केमिस्ट्री का या रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र है वो कई वर्षों से इस पैटर्न का आता है कि एक प्रश्न में कई खंड होते हैं, कई सरल, कई अति सरल और कई ठीक ठाक होते हैं उनका डिफिकल्टी लेवल। तो हमें हर खंड को हल करके और इस रूप में प्रश्न पत्र में रखना है कि हमें कोई दिक्कत जांचने वाले को नंबर देने में नहीं होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक व्युत्पत्ति कीजिए। हमारा ब पोर्शन ये था, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक कीजिए। तो हम लगाते हैं यहाँ ब और लिखते हैं जिसको हमें करना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कहें या हम इसको कह सकते हैं समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण, या हमारे प्रश्न में जो पूछा गया था वो था वेग व्यंजक। हम अब क्या करने वाले हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कैसे ज्ञात करते हैं ये सूत्र व्युत्पत्ति करेंगे या समाकलित वेग व्यंजक व्युत्पत्ति करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। जी मित्रों ध्यान दीजिएगा, एक सरल अभिक्रिया है, एक सरल अभिक्रिया है, एक सरल जिसको मैं कह दूं साधारण अभिक्रिया इस प्रकार है। किस प्रकार है मित्रों, जिसमें एक अभिकारक R है वो प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो रहा है। आप ऐसा परीक्षा में लिख सकते हैं, अभिकारक R है वो उत्पाद में बदल रहा है। ठीक है मित्रों, अब परिभाषा अनुसार शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है मित्रों, आप सब लोग जानते हैं, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग, वेग व्यंजक या वेग कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि वह अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है। क्या कहा मित्रों मैंने, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। तो हमारे पास ये वेग, ये समानुपाती किसके, अभिकारक, ये ले लिया अभिकारक और इसकी सांद्रता की शून्य घात। मित्रों हमारा काम यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिखें वेग बराबर या आर बराबर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लिखेंगे के या जीरो लिख देता हूं मैं क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, सहजता और सरलता रहती है सीखने में, और सांद्रता पद की घात मैंने जीरो लगा दी। आप यहाँ जीरो नहीं लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेग को हम लोग जानते हैं इस प्रकार लिखते हैं माइनस डी एक्स बाई डी टी। ये माइनस डी एक्स बाई डी टी क्यों है, माइनस मित्रों आप जानते हैं क्योंकि अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है। अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उनकी मात्रा घटती है, सांद्रता घटती है, इसलिए हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो माइनस डी एक्स बाई डी टी, मैं माइनस डी आर बाई डी टी भी लिख सकता हूं। तो आपका मन ऐसा हो कि इसको माइनस डी आर बाई डी टी करें, तो ये लीजिए मैंने लिख दिया माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के जीरो और अभिकारकों की सांद्रता की घात शून्य। प्यारे मित्रों, आप बहुत सारे लोग, आप में से अधिकांश लोग या सभी लोग इस बात को जानते हैं, सभी लोग इस बात को जानते हैं कि किसी भी व्यंजक की घात जीरो लगाई जाती है तो उसका मान होता है 1, एलजेब्रा में, बीजगणित में। ठीक है मित्रों, तो हमारा ये जो मामला है वो ऐसा हो जाएगा माइनस डी आर बाई डी टी बराबर हो जाएगा के जीरो और इस आर का मान हो गया 1। अब 1 को हम के जीरो के गुणनफल में लिखें या गुणा के रूप में नहीं लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस डी आर बटे डी टी बराबर के जीरो, या के लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये है क्या प्यारे मित्रों, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का अवकल वेग समीकरण है।
यह शून्य कोटि की अभिक्रिया का अवकल वेग समीकरण है। हो सकता है कि खुदा न खास्ता आपको यहां तक ही प्रश्न पूछ ले। हम आगे बढ़ते हैं, इस मैटर को यहां ले आता हूं मैं। अब हमारे पास ये जो बचा माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के नोट या के जीरो। अब मैं क्या करता हूं, जो राशि डी टी है वो इस तरफ ले आता हूं, डी आर इधर रहने देता हूं, माइनस डी आर बराबर के जीरो डी टी। ठीक है मित्रों, या मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, इस संपूर्ण समीकरण को माइनस से गुणा कर दें, माइनस से गुणा कर देवे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास बचेगा डी आर बराबर माइनस के जीरो डी टी। ठीक है मित्रों, अब इस समीकरण का हम समाकलन करते हैं। क्या करते हैं, समाकलन करने पर बहुत इजी हो जाता है। समाकलन करने के लिए हम ऐसा चिन्ह बनाते हैं, डी आर बराबर माइनस के जीरो डी टी। प्यारे मित्रों, डी आर का समाकलन या dx का समाकलन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या होता है, dx है तो x होता है, dr है तो r होता है। r बराबर माइनस के टी प्लस सी, dt का समाकलन हो गया t। ठीक है मित्रों, ये हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया। इस समीकरण को हम नंबर दे देते हैं। माना कि ये समीकरण 1 नंबर हुआ अवकल वेग समीकरण, तो ये हमारे पास बन जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है मित्रों, इस समीकरण नंबर 2 में ये जो c है, ये जो व्यंजक हमने लिखा है, ये वास्तव में समाकलन कांस्टेंट है, समाकलन स्थिरांक है। और समीकरण में समाकलन स्थिरांक या स्थिरांक का मान ज्ञात करना हमारे लिए जरूरी होता है। इसलिए मित्रों हम ले चलते हैं अगले पेज पर, r बराबर माइनस के टी प्लस सी। हमारे पास ये आया r बराबर माइनस के गुणा टी प्लस सी। ये हमारे पास था समीकरण नंबर माना कि 2। अब इस पर शर्त लगाते हैं, जब t बराबर 0 हो, यानी प्रारंभ की परिस्थितियां लागू करें, 0 बराबर t बराबर 0 होता है या हो, तब हमारे पास सभी कारकों की सांद्रता r बराबर भी r0 होता है। ये r के आगे शून्य लिखना इस बात का द्योतक है, इस बात को इंगित करता है, बताता है कि ये प्रारंभिक सांद्रता, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। ठीक है मित्रों, ये वाली बात हम जब रखते हैं यहां लिखते हैं, तो हमारे पास समीकरण 2 है वो इस प्रकार का बन जाता है, माइनस के गुणा टी के स्थान पर बड़ा सा 0 लिख दिया मैंने, प्लस सी के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, बोलो, सी के स्थान पर सी रहेगा, और यहां आर के स्थान पर आर नोट हो गया ये सी। तो ये वाला मैटर के गुणा 0 0 हो जाता है, 0 का माइनस प्लस नहीं होता, प्लस सी, और ये रहा हमारे पास आर नोट। या मैं यूं कहूं सी बराबर आर नोट, तो ये वाली वही बात है। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से सी का मान 2 में रख दें। समीकरण 3 से सी यानी समाकलन स्थिरांक का मान जो आर नोट है वो 2 में रखने पर, ठीक है मित्रों, 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, ये रहा हमारे पास 2, तो हमारे पास ऐसा समीकरण आएगा, आर बराबर माइनस के टी और यहां सी के स्थान पर प्लस आर 0 या आर नोट। ठीक है, ये प्रारंभिक सांद्रता को बताता है। मित्रों अब हम पक्षांतरण करते हैं। क्या करें, पक्षांतरण। कैसे पक्षांतरण करें, इस आर नोट को इधर ले आए और के टी इधर पड़ा रहने दें, या मैं यूं कहूं इस आर को इधर ले आए, ये आर इधर ले आते हैं और के टी को इधर ले जाते हैं, तो 2 काम एक साथ सॉल्व हो जाते हैं। के टी इधर ऋणात्मक है, यहां आएगा तो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है मित्रों, और हमारा जो आर है वो आर नोट इधर धनात्मक है, इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, के बराबर आर नोट यानी प्रारंभिक सांद्रता माइनस आर किसी समय पर सांद्रता बटे टी। ये टी हमने यहां नीचे ले आए। ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये हमारा मित्रों क्या है, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है मित्रों, या इससे आगे लेकर चलता हूं, मैं आपको बहुत टॉप बात बताता हूं। यहाँ के क्या है, के है शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, और के बराबर क्या बना, क्या बचा है हमारे पास, बन गया, बच गया है आर नोट माइनस आर बटे टी। ठीक है मित्रों,
यदि आर नोट माइनस आर यानी प्रारंभिक सांद्रता माइनस किसी दी गई समय पर सांद्रता का अंतर x हो तो हम लिख सकते हैं k बराबर x बटे टी। ठीक है मित्रों, ये आर नोट और ये आर। अब यहां हम इससे इसका मात्रक इकाई यूनिट भी ज्ञात कर सकते हैं k की। तो k बराबर क्या होगा, k बराबर हमारे पास सांद्रता बटे समय, सांद्रता बटे समय है। तो सांद्रता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर और समय की इकाई होती है हमारे लिए यहाँ सेकंड। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के नोट का मान है वो हमारे पास के जीरो का मान आया है, वो के जीरो बराबर एक्स बटे टी या आर नोट माइनस आर बटे टी, और इसकी इकाई यूनिट प्राप्त हुई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक मित्रों, इस प्रकार से हम ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग व्यंजक व्युत्पन्न कर चुके हैं या वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करने का सूत्र स्थापित कर चुके हैं। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था कि यह बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है। शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक व्युत्पन्न करना आप याद कर लीजिए, दोनों में से आपको एक पूछ लिया जाएगा। ठीक है मित्रों, हम बात करते हैं अगली का मतलब हमने ये प्रश्न हल कर लिया, हमारा ये प्रश्न हल हो गया जो बोर्ड एग्जाम 2016 और सप्लीमेंट्री 2016 में आया था। अगला प्रश्न हमारे पास ये बचता है अथवा का। मित्रों यहां चूक नहीं करनी है, अथवा वाला या विकल्प वाला प्रश्न आए तो उस प्रश्न को हमारे को चूज करना है जो हमारे को ज्यादा याद है, अथवा जिस प्रश्न में ऐसा कोई पार्ट पोर्शन है जिसमें पूरे से पूरे नंबर की मिलने की संभावना हो, स्कोरिंग पोर्शन हो, उसे हमें सेलेक्ट करना है हल करने के लिए। छात्र में प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, इक्सु शर्करा का प्रतिलोमन किस प्रकार की अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण लिखिए। बिल्कुल मित्रों, आइए हम शुरू करते हैं यहां से। हमारा अ है छात्र में प्रथम कोटि की अभिक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा है छात्र में प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बहुत सरल परिभाषा बताता हूं मित्रों, क्योंकि मैं भी आपसे जुड़ा हुआ हूं। वह अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 हो और कोटि 1 हो, जिसकी आणविकता 2 हो और कोटि 1 हो, उसे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। वंस अगेन, जिसकी आणविकता 2 हो और कोटि 1 हो, उसे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक मित्रों, इक्सु शर्करा का प्रतिलोमन, इक्सु शर्करा सुक्रोज को कहते हैं, C12 H22 O11 और ये H2O अम्ल H2SO4 डाइल्यूट की प्रेजेंस में क्रिया करके सुक्रोज का जल अपघटन होता है C6H12O6 ग्लूकोज और C6H12O6 फ्रक्टोज बनता है। ये हम कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। इसमें सुक्रोज है वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है और वो वाले वाम ध्रुवण घूर्णक है। ठीक है ना, ये आप यूं याद रख लें, ये याद नहीं रहता कोई बात नहीं, कि सुक्रोज का जो घूर्णन का गुण है समतल ध्रुवित प्रकाश को, उसकी बनस्पत उत्पाद के घूर्णन का गुण इसका विपरीत होता है। क्लियर? इसलिए इस इक्सु शर्करा का प्रतिलोमन हो गया, प्रकाश के घूर्णन के गुण में अभिकारक उत्पाद का विपरीत है, ये प्रतिलोमन है। और ये कैसी अभिक्रिया, किस कोटि की है, ध्यान देना मित्रों। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की चर्चा करें, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की चर्चा करें तो एक यह अणु और एक यह अणु, 2 अणु भाग ले रहे हैं। इसलिए अभिक्रिया की आणविकता तो 2 TWO2 हो गई, लेकिन अभिक्रिया का जब वेग स्थिरांक लिखते हैं, वेग व्यंजक लिखते हैं, तो वेग बराबर लिखा जाता है K और केवल C12 H22 O11, यानी केवल सुक्रोज की सांद्रता ही अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, जल की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करती। वेग निर्धारक पद में केवल सुक्रोज भाग लेता है। जल का अणु विलायक होने, इसकी सांद्रता मात्रा बहुत अधिक होने, सांद्रता में उपेक्षणीय नगण्य परिवर्तन होने के कारण इसको नोटिफाई नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ कोटि 1 है और आणविकता 2 है, इसलिए छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई। चलिए आगे, समीकरण भी हो गया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना है, इस अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं। साधना प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इतना 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 है। तो वेग स्थिरांक कितना है, 5 10 गुणा 10 की
पावर -14 प्रति सेकंड है अभिक्रिया का अर्धायु ज्ञात करना। मित्रों आप अनुमति दें मैं यहाँ हल कर सकता हूँ, बहुत इजी है, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ बराबर होता है 0.693 बाई के। अब यहाँ ये मान रखना है, तो मान है 0.693 बाई 5 गुणा 10 की घात -14, इतना सा मान रखना। अब इसको हल करना है तो 5 में इसका भाग देंगे तो ये इसका कितना हो जाएगा, और फिर 10 की घात -14 ऊपर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा। यानी आपको हल करना है 0.693 डिवाइड बाई 5 गुणा आ जाएगा 10 की घात धनात्मक में 14। अब इसका इसमें भाग देंगे तो जितना आएगा वो आपको लिख लेना है और आपका काम हल हो जाएगा, ठीक है ना। या आप इस दशमलव को यहाँ से हटाते हैं तो ऐसा बन जाएगा 0.693 गुणा 10 की घात 14 बटे 5, ये दशमलव को हटा दिया तो दशमलव के बदले में 1 और संख्याओं के बदले में 3 जीरो आ गए, ठीक है ना। 3 जीरो का मतलब 10 की घात 3 हो गया, ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब 5 का भाग इसमें दें तो 5 एकम 5, पीछे बच्चा 1, 5 3 15, पीछे बचा 4 हो गए 43, 8 पंजे 40 गुणा 10 की घात 14 में से 11। अब यहाँ दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा, फिर 1 2 और बढ़ जाएगा, ये आपके प्रति सेकंड आंसर आ जाएगा। आर्यनीय समीकरण के आधार पर लॉग के प्राकृतिक लघुगुणक एवं 1/t के मध्य आलेख बनाइए। राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2016 में ये भी पूछा गया है और ये मैं यहाँ आपके लिए हल कर सकता हूँ। ये लॉग के और ये 1/t, ये क्या है 1/t। अब इसके बीच में आलेख खींचे मित्रों तो आलेख हमारे पास इस प्रकार का होने वाला है, और ये जो मान आया है ये है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके लॉग ये है, और इस ग्राफ का ढाल है वो कितना है ये लिखना महत्वपूर्ण है, और वो हमारे लिए होता है EA/R। कितना होता है मित्रों -EA/R। माइनस इसलिए है क्योंकि ढाल नीचे की ओर है, माइनस इसलिए है क्योंकि वो समीकरण में भी है। इस प्रकार ये प्रश्न भी आपका इजीली आसानी से हल हो जाता है, इतना ही लिखना है। प्रश्न का उत्तर लिखने में हम कितना भी कुछ इस्तेमाल करें लेकिन हमारे को नंबर वही मिलने हैं जो सही लिखने के बदले दिए जा सकते हैं। अनावश्यक लिखने से नंबर नहीं दिए जाते। पेपर का और बोर्ड का पैटर्न और ध्येय मार्किंग सिस्टम एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, पारदर्शी है। इतना लिखा तो इतना नंबर। ओके, हमारे पास एक प्रश्न आ गया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारकों की मात्रा 5 ग्राम से घटकर, मित्रों ध्यान दीजिएगा, अभिकारकों की सांद्रता 5 ग्राम से, यानी प्रारंभिक सांद्रता A है 5 ग्राम से घटकर के 3 ग्राम, यानी A - x बराबर है 3 ग्राम होने में 10 सेकंड का समय लगता है। t बराबर है 10 सेकंड। वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। कर लेंगे सर। log 5 का मान दे दिया हमारे को, log 3 का। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लॉगरिथम या log टेबल आपको याद नहीं करनी है, वहां आपको प्रश्न पत्र में आवश्यकता हुई तो ये मान दिए जाएंगे, और यदि आवश्यकता नहीं हुई का मतलब यदि लोग आपस में कैंसिल हो जाते हैं, निरस्त होते हैं, कट जाते हैं, तो जरूरत नहीं पड़ती, आप समझ लीजिएगा। अब हमारे लिए मित्रों महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला है हमारे पास सूत्र, किसके लिए? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक, वेग व्यंजक इसको बोलते हैं, वेग स्थिरांक बोलते हैं। K1 बराबर क्या लिखेंगे? आपको यदि बहुत अच्छे से याद है तब तो यह कोई दिक्कत नहीं होगी। 2.303 बाई T log A/A-x। क्लियर है मित्रों? अब हमारे को क्या क्या दिया हुआ है? हमारे को दिया हुआ T है, A है, A-x है। तो मान रखते हैं 2.303 बटे T 10 सेकेंड है, और log बेस 10 ये हमारे पास है 5/3। ठीक है मित्रों, हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2.303 बटे 10, और अब हम लिख सकते हैं log 5 माइनस log
3, नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं तो वो ऋणात्मक हो जाता है। अब हम ऐसा लिख सकते हैं 2.303 बटे 10 और लॉग का रख दे मान। लॉग 5 का मान मित्रों दिया हुआ है 6990 माइनस लॉग 3 का मान है 0.4771। अब इसको सरल कीजिएगा तो आपके पास आएगा 2.303 बटे 10 और गुणा में आएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये 10 में से 1 गया 9 होता है और यहाँ 8 में से 1 7 गया 1 हो जाता है और यहाँ ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया। अब आप इसको हल कर सकते हो और का जो फाइनल आंसर आएगा आपका वो आप उसे लिख सकते हो और वो इसका इसमें भाग देने पर जो आएगा लगभग 0.0511 आएगा, जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं 5.11 गुणा 10 की घात -2 प्रति सेकेंड। ये आपके लिए क्या आ गया आंसर। आप 2 नंबर के हकदार बन गए। मित्रों बड़ा इजी है, देखिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक हमें याद है, हमारे को मान दिया हुआ है 5 से बढ़कर 3 हो जाती है, तो ये फॉर्मूला a और घटकर रह गई a - x, मान रखा, हल किया और इजी वे में हो गया। चलते हैं आगे। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के 12वीं के मिशन मेरिट वाले बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हेतु वेग नियतांक की इकाई लिखिए। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई। मित्रों वेग क्या होता है? वेग बराबर होता है k और अभिकारकों की सांद्रता, और यह अभिकारकों की सांद्रता की कोटि क्या है? 2 है। ठीक है ना। वेग क्या होता है? वेग हम लोग जानते हैं होता है सांद्रता प्रति समय, या हम लिखते हैं मोल बटे लीटर गुणा 1 बटे समय का अर्थ सेकंड बराबर के, और यह हमारे पास r सांद्रता है, सांद्रता की घात 2। के बराबर हमारे पास क्या बचेगा? के बराबर हमारे पास, अब ये सांद्रता है, इसको हम लिखते हैं यदि यहां पर, तो हमारे पास आएगा मोल बटे लीटर गुणा 1 बटे सेकंड। ये तो ये वाला सेम पोर्शन है और ये सांद्रता इसके नीचे आएगी, तो हम लिखेंगे इसे 1 बटा मोल लीटर, इसकी घात 2, इसकी घात 2, यानी मैंने सांद्रता को इस रूप में लिख लिया। अब मोल से ये कट जाएगा, लीटर से ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। यदि आपको डायरेक्ट याद है मित्रों तो आप यहां डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यदि आपको डायरेक्ट याद है तब आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे K2 बराबर मोल प्रति मोल लीटर प्रति सेकंड। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। समीकरण N2O5 क्रिया करके 2N2,4O2 के लिए यदि अर्धायु काल 6.93 सेकंड हो तो दर नियतांक ज्ञात कीजिए। राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2017 का प्रश्न है। मित्रों एक बात तो मैं आपको ये कह सकता हूं, कई बार भी कहा, आज फिर कह रहा हूं कि ये जो प्रश्न अब हम सॉल्व कर रहे हैं इनसे बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं आने वाला है, बनता ही नहीं। तो चलिए इसको हल करते हैं, कैसे होगा ये। चूंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कैसे पता चला? ये हमारे किताब में दिया हुआ है N2O5 का जो ताप अपघटन है वो अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। कैसी है? प्रथम कोटि की, या ऐसा लिख दें यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। और चूंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु टी ऑफ बराबर होने वाला है 0.693 डिवाइड बाई के, ये फॉर्मूला है।
अब हमारे पास क्या दे दिया अर्धायुकाल, इतना तो वेग स्थिरांक, तो ये हो जाएगा अर्धायुकाल हमारे पास है 6.93 बराबर 0.693 बाई के, ज्ञात करना है ये, तो के बराबर हो जाएगा 0.693 बटे 6.93। ठीक है मित्रों, इसको भी ऐसा करना है तो क्या करेंगे हम, ये दशमलव इधर लाएंगे तो 10 की घात क्या हो जाएगी, या ऐसा करें सीधा ही इसका इसमें भाग दे दें, सीधा ही इसका इसमें भाग देते हैं तो ये भाग जाएगा 1/10 बराबर रहेगा 10 की घात माइनस प्रति सेकंड। ठीक है मित्रों, इस प्रकार इसको हल किया जा सकता है, इस प्रकार इसको हल किया जा सकता है। 10 की घात माइनस 1 सेकंड लिखें और भले ही आप 0.1 सेकंड लिखें, एक ही बात है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा लिखिए, बोर्ड एग्जाम 2018 और 2022। कोटि और आणविकता याद करके रख लीजिएगा, परिभाषा पूछ लेंगे या अंतर पूछ लेंगे। कोटि की परिभाषा प्रयोग द्वारा या प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग व्यंजक या वेग समीकरण या वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रता पदों के घातांक, अभिकारकों की सांद्रता पदों के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, कोई शक शुबा नहीं। क्या लिखा है, पढ़ लीजिए इसको। प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग व्यंजक में सांद्रता पदों के घातांकों का योग, सांद्रता पद किसके, अभिकारकों के, किसके, अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातांकों के योग को कोटि कहते हैं। यह रहा आपके सामने अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.2% पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्धायुकाल का 10 गुना होता है। वेरी इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये वेरी इंटरेस्टिंग प्रश्न है जिसको आपको हल करना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो क्या होगा और कैसे होगा प्रश्न, लीजिए हल करते हैं। हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T बराबर होता है 2.303 बटे के लॉग A बटे A माइनस एक्स, इतना आप लोग जानते हैं। बस काम यहाँ से शुरू हो जाता है। अब कितना है और कितना पूरा हो रहा है इस बात को ख्याल रखिएगा। अब हमें लिखना ये है, क्या दिया है, एक तरफ दिया अर्धायुकाल यानी T हाफ या T 50%, दोनों रूपों में हो सकता है, और एक तरफ दिया है T 99.9%। ठीक है मित्रों, तो हमें क्या करना है, हमें ये समझना है यहाँ कि जब T 99.9% की बात होगी तब हमारा A बराबर रहेगा 100 प्रारंभिक सांद्रता और A माइनस एक्स हमारा रहेगा 100 माइनस 99.9 यानी 0.1। ओके, और जब हमारा T 50% होगा तब हमारे लिए A बराबर रहेगा वही 100 और A माइनस एक्स बराबर रखना है 50। ठीक है, या मैं कह दूं 100 माइनस 50 तो भी वही बात है। इन दोनों का कंपैरिजन करना है। यदि T बराबर T 99.9% हो तो अब बात करते हैं यहां, तो हमारे पास लिखने को होगा T 99.9% बराबर, मित्रों ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2023 का सवाल है। 2.303 बाई के लॉग A बट्टे A माइनस एक्स की बजाय मैं लिखता हूं 100 बट्टे में 100 माइनस 99.9। हल कर लूं तो हमारे पास यहाँ आएगा 2.303 बाई के लॉग, ऊपर रहेगा 100 और नीचे 100 में से 99.9 गया तो आएगा 0.1। जब 0.1 का 100 में भाग देते हैं तो ये 1000 बार जाता है। ठीक है, या मैं इस दशमलव को यहाँ से हटा दूं, यहाँ एक 10 गुना कर दूं,
यानी यह दशमलव यहाँ से हटाया और गुणा कर दिया 10। तो मेरे पास मामला बनकर आता है, आपके पास भी यही आएगा जो मेरे पास बनकर आया है, बटे के इंटू लॉग 1000। मित्रों आप लोग जानते हैं लॉग 1000 का मान 3 होता है, तो मुझे ऐसा लिख लेना चाहिए टी 99.9% बराबर 2.303 बटे के, और लॉग 1000 का मान लिख दूं सीधे ही लॉग 1000 का मान लिख दूं मैं सीधे ही। आप बोलेंगे मैं लॉग 3 लिखूं या 3 लिखूं, तो आपका आंसर यहां होना चाहिए 3। क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, जिसको मैं यहां लिख देता हूं। ये हो गया 3। मित्रों ध्यान देना चाहिए कि ये जो log 1000 है इसका मान होता है 3, कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी जगह मैंने क्या लिखा है? 3। ओके, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरे को कंपेयर करते हैं टी 50% यानी अर्धायु काल के लिए। तो वो दूसरे वाला पोर्शन में आपको समझाने के लिए अगले पेज पर न जाते हुए यहाँ हल कर लेता हूँ। और यहाँ क्या आएगा? टी 50% बराबर 2.303 बटे के लॉग 100 बटे 100 माइनस 50 यानी 50, या मैं लिख सकता हूं 2.303 बटे के और लॉग 50 का भाग 100 में 2 बार जाता है। ठीक है, या मैं लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं? log 2 का मान है वो 30/10 होता है, ये मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं। टी 50% या टी हाफ बराबर 2.303 बाई के गुणा 0.3010। ठीक है, ये हो गया मेरे पास समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 3 भाग 2 ऐसा करें तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा अब टी 99.9% बटे टी 50% बराबर 2.303 बटे के गुणा 3, और यहाँ बटा में आएगा 2.303 बटे के गुणा 0.3010। ठीक है मित्रों, अब मैं इनको कैंसिल कर सकता हूं। तो ये मेरे पास ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया इससे, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा, आपके पास भी यही बचेगा, ऊपर अंश में 3 और नीचे 0.3010। जब 3 में भाग देते हैं 0.3 का, तो कितनी बार जाता है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। यदि नहीं जानते मैं यहाँ लिख देता हूं 10। मेरे पास निकल करके अब जो मामला आया है वो ये आया है मित्रों कि टी 99.9% बटे टी 50% बराबर हमारे पास आया है 10। इट मीन्स मैं लिख सकता हूं टी 99.9% बराबर 10 गुणा टी 50%। हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न ये सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99.9% पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्धायु काल 50% का लगभग 10 गुना होता है। और ये आ गया, होता है। मित्रों परीक्षा में ये सवाल इतने परसेंट आएगा। अब आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं वो आपका प्रश्न है। और बड़ा इजी, किया क्या? कुछ नहीं किया। एक सूत्र याद होना चाहिए प्रथम कोटि के लिए, टी बराबर 2.303 बटे के लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। 99% के लिए क्या किया है? 99.9% के लिए 2.303 बटे के लॉग 100 बटे 100 माइनस 99.9। बस हल करते जाइए, ये प्राप्त हो जाएगा। 50% के लिए वही मान लॉग 100 बटे ए माइनस एक्स 50, हल करते जाइए, ये प्राप्त हो गया। अब 3 में 2 का भाग दे दिया, ठीक है ना, यानी इसमें इसका भाग दे दिया, तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास जो आया वो आपके सबके सामने।
ठीक है ना। समीकरण 3 की बजाय यहाँ 1 कह देता हूँ, 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग दिया है तो ऐसा हो जाएगा और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। प्यारे मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपको इसको माइंड करना है। यदि एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार देखिए, यह आपका खुद का निजी मामला है। ये लो एक और आ गया, एक अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान इतना है पाया गया, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। अब मित्रों यहां ध्यान देना, वेग नियतांक के मान की इकाई क्या है। आप इस मान के चक्कर मत पड़ना प्यारे बच्चों, मान के चक्कर में नहीं पड़ना। ये क्या है, ये है प्रति सेकंड, और ये कोटि किस कोटि वाली अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई ये होती है। तो सारे बच्चे एक साथ बोल पड़े प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो हमारे पास हो गया। कई बच्चे है ना यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान दे दिया, अभिक्रिया कोटि। सर ये तो अधूरा प्रश्न है ना, अधूरा नहीं। आपने लिखा अ और उत्तर लिख दिया वेग स्थिरांक की इकाई से, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यहाँ हल कुछ नहीं करना, आंकड़े वाले दिए हो, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ओके, अब आ जाते हैं पोर्शन ब पर। मित्रों हर पोर्शन को हल करना है बहुत इत्मीनान के साथ, तसल्ली के साथ। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 30 मिनट में 50% पूर्ण हो जाती है, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सब जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k बराबर होता है 2.303 बाई टी लॉग a बटे a माइनस एक्स। अब पूर्ण कितनी हो रही है, समय 30 मिनट है, पूर्ण हो रही 50, तो हम यहां लिख देंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, t बराबर है 30 मिनट, मिनट को हम चाहे तो सेकंड में बदल सकते हैं, ठीक है ना। और a दिया है कितना 50%, तो a 100 है और a माइनस एक्स है वो 50 है। ठीक है, अब रखें ये मान, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास k बराबर आएगा 2.303 बाई 30 मिनट, 30 मिनट और लॉग 100 बटे 50 या 100 माइनस 50 रखें, एक ही बात रहेगी। तो हमारे पास आएगा 2.303 बटे 30, 50 का 100 में भाग 2 बार जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा log 2, तो हम पहले लिखते हैं log 2, बाद में क्या रखें 3.303 बाई 30 इंटू log 2 का मान 30 10। हल कर लें, आपका उत्तर है वो प्रति मिनट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, प्रति मिनट में। मेरे ख्याल से आप इजीली इसे हल कर सकते हैं। इस प्रकार वेग स्थिरांक की गणना हो जाएगी। ठीक है, इसको हल कर लिया तो आपके वेग स्थिरांक की गणना होगी, वेग बराबर जो आपका आएगा XYZ, उसमें लिखना है प्रति मिनट। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 26वां आपके स्क्रीन पर, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग व्यंजक व्युत्पत्ति कीजिए। मित्रों हमने इसको 2 बार कर लिया है, अब नहीं करूंगा मैं। सप्लीमेंट्री बोर्ड एग्जाम 2018 का प्रश्न है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल ज्ञात करो जब अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इतना मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो और अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता इतनी हो, मोल लीटर हो। बिल्कुल ये मैं करूंगा क्योंकि वो हम पहले कर चुके हैं। तो मैं ये लिख देता हूं, इसको हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। और इसके लिए अब हमारे पास क्या क्या मामला है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु टी हाफ बराबर होता है, अब आप बताएंगे क्या होता है, R0/2 के। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु क्या होता है, बोलो। R0/2 के। ठीक, अब यहां K का मान दिया हुआ है, प्रारंभिक सांद्रता भी दी हुई है, तो रख दे मान, तो डायरेक्ट हमारे पास सॉल्व हो जाएगा
टी हाफ बराबर प्रारंभिक सांद्रता कितनी प्यारे बच्चों, ये इतनी है 0.074 मोल प्रति लीटर बटे में के का मान है 2 गुणा ये 2 ये वाला 3.7 गुणा 10 की घात -4। यहाँ इसके घातांक गुणा में कुछ नहीं, यहाँ ये है। ठीक है मित्रों, अब इसको हल करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.074 डिवाइड बाई, इसको इससे गुणा करते हैं तो ये 37 दूना 74 और ये आ गया ये गुणा 10 की घात -4। ठीक है मित्रों, अब यदि ये दशमलव हटा लें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये दशमलव हटा लें तो 74 बट्टे 7.4 एक बार मैं लिख देता हूँ 10 की घात -4 गुणा, ये दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और आगे 3 अंक है, 3 शून्य हो गए तो ये बन गया 74, ये 74 है ही, और इसका ये दशमलव हटा दें या ऐसा कर लें तो ये भी 74 से 74 गया, इस 10 से ये वाला गया। अब नीचे क्या बचा हमारे पास, नीचे हमारे पास बचा है, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 10 की घात -4 गुणा 100। प्यारे मित्रों 100 को 10 की घात 2 लिखते हैं और ये 10 की घात -4 है तो हमारे पास ले देकर मामला बचेगा 10 की घात 2 टी हाफ बराबर, इसलिए टी हाफ बराबर रहेगा 10 की घात 2। क्या रहेगा आगे, सेकंड है तो सेकंड में 10 की घात 2 का मतलब 100 सेकंड। ठीक है ना, 10 की घात 2 का मतलब है 100 सेकंड। ये आपका वो है आंसर है। वंस अगेन शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला लिखा, प्रारंभिक सांद्रता R नोट है, मान रख दिया 2, ये गलती मत करना है 2 का मान 2 को लिखना भूल मत जाना, और K का मान रखा। न्यूमेरिकल प्रश्न में आंकड़े इस प्रकार के दिए जाते हैं, सेट किए हुए जाते हैं कि वो आपस में निरस्त हो जाते हैं, पूरा पूरा उनमें भाग जाता है, आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा और इस प्रकार हल हो जाता है। ये हो गया। अगला प्रश्न 27वां आपके स्क्रीन पर, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वेग नियम की परिभाषा। ये ठीक बात है, कारक कौन कौन से हैं, कई बार बता दिया आपको, 7 कारक है, बोलिए लिखिए चलते बनिए। मैं बोलता हूं अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों और उत्पाद की प्रकृति, ताप, उत्प्रेरक, विकिरण, माध्यम की प्रकृति, पृष्ठीय क्षेत्रफल। वेग नियम क्या है, वेग नियम वेग नियम वह सूत्र, समीकरण या व्यंजक है जो अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों के मध्य संबंध बताता है। अभिक्रिया का वेग, अभिकारकों की सांद्रता पदों की घात के मध्य संबंध बताता है, यानी वह समीकरण जो अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य क्या बताता है, संबंध बताता है, वेग नियम कहलाता है और इसे प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसे प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये अभिक्रिया है XA + YB और ये बनाती है उत्पाद। इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम लिखा जाएगा, वेग समानुपाती A की सांद्रता X और B की सांद्रता Y, ऐसा लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं। दीजिए आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं, टी आपकी गणना कीजिए। मित्रों विचार कीजिए, सरल तो मुझे करना है, मैं करके दिखाऊंगा, आप विचार कीजिए कि क्या रहेगा इसका आंसर। कईयों को ये लग रहा होगा ये टी वाई क्या है, ये पीपीटी का मिसप्रिंट है, टी आप है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला तो आप जानते हैं, हम सब मिलकर जानते हैं, इसलिए मैं लिखता हूं हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए
टी हाफ बराबर 0.693 बाई के। प्रथम कोटि अभिक्रिया 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं, टी आपकी गणना कीजिए। ठीक है मित्रों, प्रश्न में थोड़ा ट्विस्ट है, क्या आप याद कर सकते हैं प्रश्न में किस प्रकार का ट्विस्ट है? प्रश्न में ट्विस्ट ये है कि इसके लिए पहले के ज्ञात करना पड़ेगा, फिर हमारे ये आएगा, इसलिए हमारा मामला यहाँ यह आपके समझने के लिए था। हम जानते कि ये होता है। अब चूंकि के का मान ज्ञात करना है, के का मान, के का मान क्या है हम लोग जानते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के बराबर होता है 2.303 बटे टी लॉग ए बटे ए माइनस एक्स। यहाँ ए कितना है 100 है और a माइनस एक्स कितना है 100 माइनस 30% वियोजन हो जाता है तो 70 है। ओके, अब रखें मान t कितना है, t हमारे दिया 40 मिनट, तो ये हो गया t बराबर 40 मिनट। ये सारे मान रख दें तो हमारे पास k बराबर आ गया 2.303 बटे 40 और log 100 बटे 70। ठीक है मित्रों, अब ऐसा लिख सकते हैं 2.303 बटे 40 लॉग 100 माइनस लॉग 70। ठीक है, लॉग 100 का मान क्या है और लॉग 70 का मान क्या है? लॉग 100 का मान तो होता है 2। ठीक है ना, तो हम कर सकते हैं 2.303 बाई 40 गुणा 2 माइनस लॉग 70 का मान रख दें। लॉग 70 का मान रखते हैं और इसको हल करते हैं तो हमारे पास, चूंकि या इसमें प्रश्न में लॉग का मान नहीं दे रखा है तो कोई न कोई हमारे को मान दे रखा होगा प्रश्न में, यहाँ इतना मिस प्रिंट है। तो इसको हल करने से दो में से लॉग 70 का मान रखने पर सीधा ही हम लिख सकते हैं 0.1549। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारे पास k का मान आ जाएगा माना कि x। या माना कि x क्यों लिखें, सीधा जो परफेक्ट मान आता है वो ही लिख लेते हैं और वो मान हमारे पास आ जाता है प्यारे मित्रों k बराबर 8.92 गुणा 10 की घात माइनस 3 प्रति सेकेंड। अब यहाँ आ जाते हैं वापस, t हाफ बराबर 0.693 बटे k का मान 8.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इसको हल कर लें, ये मान रख दिया और इसको हल कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा टी आप का मान, या टी आप क्या है 30% है तो हम यहाँ टी 30% लिख सकते हैं बराबर, नहीं 30% तो वहाँ था, अब टी आप ही रहेगा 50% बराबर हो जाएगा। इसको हल करने से जो मान आएगा वो लगभग प्रति मिनट में आएगा और वो 77 प्रति मिनट। इस तरह से आपका ये सॉल्व हो जाएगा या हल हो जाएगा, 77.7 लगभग आएगा। ठीक है मित्रों, क्योंकि कई लंबे समय से पढ़ा रहे हैं तो ये लॉग वगैरह मान सारे याद रह जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। आपको याद नहीं मैं मानता हूँ तो आपके लिए मान दिए हुए मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। चलो परिभाषित करता हूँ, 2019 सप्लीमेंट्री और मेन बोर्ड एग्जाम 2020 का प्रश्न है। वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है। वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यह रहा आपके साथ अगला प्रश्न। अभिक्रिया AB के लिए अभिकारक की सांद्रता 20 मिनट में 0.05 से घटकर 0.03 m हो जाती है। औसत वेग की गणना मिनट और सेकंड दोनों इकाइयों में कीजिए। बोर्ड एग्जाम 2020 का प्रश्न है। बड़ा सरल प्रश्न है। औसत वेग हम जानते हैं, औसत
वेग, औसत वेग बराबर होता है मित्रों प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता बटे लगा समय, या सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। हम इसको लिखते हैं अभिकारक के रेफरेंस में डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। अभिकारक के लिए माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। अब मित्रों हमारे को दी गई प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है मित्रों? प्रारंभिक सांद्रता है 0.05 मोल प्रति लीटर, और अंतिम सांद्रता हमारे को दी गई 0.03 मोल प्रति लीटर, और समय परिवर्तन में लगा समय है वो हमारे पास है 20 मिनट। सेकंड में जब बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20 गुना 60 हो जाएगा, तो ये 1200 सेकंड आ जाएगा। अब दोनों इकाइयों मान ज्ञात करना हमारे लिए है तो बहुत इजी है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? औसत वेग डेल्टा वी या एवरेज वेग वी एवरेज, ऐसा भी लिख सकते हैं, बराबर होगा क्या? 0.05 माइनस 0.03। यदि हम इसको ऐसा लिख लें 0.03 माइनस 0.05 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बटे 20 हमारे पास आएगा माइनस, माइनस यहाँ कोई वैल्यू नहीं रखता है, केवल अभिकारक की स्थिति को दर्शाता है। 0.02/20 मिनट। हल कर लो 0.02 में 20 का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वो आप लोग जानते हैं। वो आप क्या जानते हैं? आप ऐसा लिख लेंगे 2/20। अब ये 10 हटा लेंगे यहाँ, तो गुणा 100, 2 का भाग 20 में 10 बार, तो हमारे पास है 1/1000 यानी 10⁻³ मिनट। 10⁻³ मिनट एवरेज वेग। एवरेज वेग क्या आ गया? 10⁻³ मिनट। ठीक है मित्रों, अब हमें क्या करना है? 0.05 से 0.03 ऐसा है। यदि ये 10.5 से 10.3 हो तो 0.2 हो जाएगा। ठीक है ना? आपको कई बुक्स में इस प्रश्न का आंसर है वो सॉल्यूशन गलत भी मिल सकता है, इसलिए आपको उससे घबराना नहीं है। हमारे तो जो डाटा परीक्षा में दिए गए हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब दूसरा, एवरेज वेग ज्ञात करना हमारे को, वेग एवरेज सेकंड में। तो सेकंड में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? जो हमारे पास आंसर आया है उसमें 60 का भाग दे देंगे, तो 10⁻³ मिनट आया, उसमें 60 का भाग दे दो। या हम ऐसा लिख सकते हैं 1/60 गुणा 1000 यानी 10⁻³ को नीचे ले आए। तब जो मान हमारे पास बचेगा उस मान को रख देंगे, यानी हम रख देंगे 1/6 गुणा 10⁻⁻4। अब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 0.1। 6 का भाग 10 में 6 एकम 6, पीछे बचे 4, तो 6 में 36.6 गुणा 10⁻⁻4 सेकेंड। रे वेग है इसलिए सेकंड में नहीं आएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। यहाँ भी आएगा मिनट में ना आकर के मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, यह आंसर आएगा। इस प्रकार से बहुत इजी एवरेज वेग। अब आप प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, शून्य कोटि में नहीं जाना है, बड़ा सरल प्रश्न है, मेरे हिसाब से इसको परीक्षा में आ जाना चाहिए। ये रहा आपके अगला प्रश्न। प्लेटिनियम की सतह पर अमोनिया का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के उत्पादन की दर क्या होगी जब K का मान 1.5 गुणा 10⁴ मोल प्रति है? 1.5 इंटू 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है मित्रों, बड़ा अच्छा, बड़ा रोचक, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो हमें करना क्या है? पहले लिखना अभिक्रिया का समीकरण।
अभिक्रिया का या अभिक्रिया की संतुलित समीकरण लिख लूं तो ये होगा 2NH3 पीटी की सतह पर उच्च ताप पर लगभग 1100 के आसपास वियोजित होकर N2+3H2 बनेगा। ओके, अब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। उत्प्रेरक की सतह पर गैसों के वियोजन की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। मित्रों, बहुत जोरदार बात बोल गया मैं। उत्प्रेरक के पृष्ठ पर या सतह पर गैसीय वियोजन की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो सभी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, खैर उससे हमारे को मतलब नहीं है। अब इस अभिक्रिया में क्या है? इस अभिक्रिया में अमोनिया के अपघटन की दर, अमोनिया के अपघटन की दर, या मित्रों मैं आपको यहां और कर लेता हूं। इस अभिक्रिया के लिए यदि हम अवकलित वेग समीकरण लिखें, अवकलित वेग समीकरण लिखें तो इस प्रकार होगा। हमारे पास वेग बराबर हम लिखेंगे, क्योंकि अमोनिया की सांद्रता में कमी आती है, -1/2 dNH3/dt बराबर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 1, तो मैं लिखूंगा 1/1 या भले ना लिखूं dN2/dt बराबर क्या लिखूंगा? हाइड्रोजन के कितने मोल बन रहे हैं प्यारे मित्रों? 1/3, तो मैं लिखूंगा 1/3 dH2/dt। ये बात यदि आपके जहन में कहीं है कि अभिक्रिया का वेग हम इस प्रकार लिखते हैं अभिकारक और उत्पादों को मिला करके, तो अब आपके ये बात समझ आ जाएगी नाइट्रोजन हाइड्रोजन के उत्पादन की दर क्या होगी जब K का मान ये है। ठीक है मित्रों, आपके प्रश्न आधे से अधिक सॉल्व हो गया, आधे से अधिक सॉल्व हो गया। K का मान, तो इस अभिक्रिया के लिए नाइट्रोजन के बनने की दर, ऐसा लिखना चाहिए मुझे, नाइट्रोजन के बनने की दर बराबर क्या होगी? dN2/dt बराबर है -1/2 dNH3/dt। ठीक है, अब यहां वेग नियतांक का मान कितना है मित्रों? वेग नियतांक का मान है 1.5 गुणा 10⁻⁴ 10 की घात 4 है। 10 की घात कितना है? 4 है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि ये इसके बराबर है और इसका मान है इतना, तो हमें लिखना है dN2/dt। ठीक है ना, बराबर है मान, इसका आधा मोल खर्च होता है तो ये बनता है, इसलिए 2 गुणा 1.5 इंटू 10 की घात 4। हाइड्रोजन के निर्माण की दर dH2/dt, हाइड्रोजन के निर्माण की दर प्यारे मित्रों आप जानते हो हाइड्रोजन बनने हाइड्रोजन बनने की दर है वो कितनी हो जाएगी? तो हाइड्रोजन बनने के लिए हम क्या लिखते हैं? 1/3 -1/2 और यहां लिखते हैं dNH3/dt। तो हमारे पास आ जाएगा dH2/dt, यानी 1/3 को हम उधर ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2/3 गुणा 1.5 इंटू 10⁻⁴। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो डाटा आएंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसको दुगुना कर लेना है तो 3.0 गुणा 10⁻⁴ हो जाएगा, और वो 2/3 यानी 1.5 गुणा 10 की घात 4 को 0.6 से गुणा कर लेना है, तो 15 छक्के 90, 9.0 गुणा 10 की घात 4 आ जाएगा। ठीक है मित्रों, ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए log R और T के मध्य आलेख खींचिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्राकृतिक लघुगुणक log R
और टी के मध्य ग्राफ खींचना है, ऐसा आ जाएगा। ये प्रथम कोटि की ग्राफ ऐसा आ जाएगा। जहां ढाल है वो क्या है, -2.303 बाई के हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इस प्रकार का प्रश्न आता है, बहुत सरल है, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते, वेग स्थिरांक पर अभिक्रिया सांद्रता के प्रभाव को समझाइए। वेग स्थिरांक पर अभिक्रिया की सांद्रता 2022 बोर्ड एग्जाम का सवाल है। उत्तर भी हमारे साथ आ गया, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अतः अभिक्रिया की सांद्रता बदलने पर अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही आंसर। अभिक्रिया का वेग तो सांद्रता पर निर्भर करता है, लेकिन वेग स्थिरांक केवल ताप पर निर्भर करता है। प्यारे मित्रों समझ रहे हैं, वेग स्थिरांक है वो अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया के ताप पर ही निर्भर करता है, अन्य किसी कारक पर नहीं। इसलिए हमारा आंसर क्या है, वेग स्थिरांक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। दूसरा पोर्शन, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 500 केल्विन और 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः इतने हैं, वेग स्थिरांक K1 और K2, R का मान इतना है, तो सक्रियण ऊर्जा E की गणना कीजिए। बिल्कुल सरल प्रश्न है प्यारे मित्रों। हम लिखेंगे log K2 बटे K1 बराबर, अब आपको फॉर्मूला आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए या सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, तो ये मामला बहुत सरल हो जाता है। हम यहाँ लिखते हैं EA बाई, ये आरएनए समीकरण है, 2.303 R और log T1 माइनस T2, ठीक है ना, T1 माइनस बटे T1 T2, T2 माइनस T1। मैं सोच रहा था आप बोल जाएं। अब ये मान रख लें तो हमारे पास आ जाएगा log K2 कितना है, log K2 का मान है, K1 का मान 0.03, इसका मान ये है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 0.06 बटे 0.03, हाँ 3 या 6 बटे 3 कर लेते हैं सीधा ही, बराबर EA बटा 2.303 गुणा 8.314, और ये हो जाएगा 600 माइनस 500। तो यहाँ ले आया मैं मान 6 बटे 3 या 0.06 ये लोग बराबर EA डिवाइड बाई 2.303 गुणा 8.314 गुणा T2 600 माइनस T1 500 बटे 600 गुणा 500। ठीक है, हल करते चलें तो ये आ जाएगा log 1/2, इसको हल कर लिया, बराबर EA बाई 2.303 गुणा 8.314, वो वहाँ दिया हुआ है, गुणा 600 में से 500 गया 100, गुणा 6 और 5 का गुणा करते हैं 30, और आगे इतना रख दिया। अब इसको मित्रों हल करना है, इसको क्या करना है, आपको हल कर लेना है। हल कैसे करेंगे, log 1/2 लिख दिया मैंने भूल से, यहाँ लिखना चाहिए log 2/1। log 2 का मान होता है 3010 बराबर EA गुणा 100 एंड 2.303 इंटू 8.314 गुणा ये जो मान है, या EA बराबर अब आ जाएगा क्या, अब आएगा 0.3010 गुणा 2.303 गुणा 8.314 गुणा डिवाइड बाई 100, तो इसे ये कट गया। अब जो है मान उसको हल कर लो और आपके सक्रियण ऊर्जा का मान जो है आ जाएगा जूल में, और उसमें भाग देना 1000 का, तो मान आ जाएगा किलो जूल में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न के लिए, और वो रहा आपके सामने ये 300 केल्विन पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता इतनी है, जो कि 30 मिनट में घटकर इतनी हो जाती है। 300 केल्विन पर अभिक्रिया
वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, log 2 का मान इतना दिया गया। राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2022 का सवाल, यानी पिछले साल आया है। चलिए मित्रों, हल करते हैं। आपने सोच लिया होगा क्या कि एक तो ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम क्या लिखते हैं, हम के बराबर लिखते हैं 2.303 बटे टी और log a बटे a माइनस एक्स। यहां दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a बराबर कितना दिया हुआ, प्रारंभिक सांद्रता 1.0 गुणा 10⁻⁻² मोल प्रति लीटर। a माइनस एक्स जो घटकर इतनी रह गई, तो a माइनस एक्स बराबर दिया हुआ है, या मित्रों ध्यान देना ये और ये घटकर है, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻² मोल प्रति लीटर। दो मामले हो गए। फिर T बराबर दिया है 300 केल्विन पर अभिक्रिया वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, ज्ञात करना है K। आइए इधर सारे मान रखते हैं, 2.303 बाई टी 300 गुणा log क्या है 1.0 गुणा 10⁻⁻1.0 गुणा 10⁻⁻² बटे 0.5 गुणा 10⁻⁻²। -2 से -2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, 1 बटे ये, तो हमारे पास आएगा 2.303 बटे 300 केल्विन गुणा log 1.0 बटे 0.5। मैंने पहले कहा था आपस में कट जाती है, तो इसका इसमें 2 बार भाग चला गया, तो ये बचा 2.303 बटे 300 केल्विन गुणा log 2। अब आपके पास क्या आया है, आपके पास आया है ये 2.303 बटे 300 केल्विन गुणा log 2 का मान 3010, log 2 का मान 3010 रख लें और हल कर लें, जो मान आएगा वो आपका आंसर है। अब जो आगे मान आएगा वो आपका उत्तर है और वो आपको 2 नंबर दिलवा देगा। ठीक है मित्रों, इस प्रकार आपके ये प्रश्न हो जाता है हल। प्रश्न क्या हो जाता है, हल हो जाता है। फिर ये और पूछता है क्या, 30 मिनट टाइमिंग, 30 मिनट 300 केल्विन पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक पूछा इसने, ठीक है ना। तो हमने 300 केल्विन टेम्परेचर की आवश्यकता है नहीं, टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है, भूलवश मैंने यह 300 लिखा है, 30 है, 30 है, 30 है, टाइमिंग है ये, और ये यहां पर क्या है 30 है। से और ये हल होकर आ जाएगा, जो आपका मान है वो उत्तर है। ठीक है ना। ये जो हमारे को दिया गया है कि 300 केल्विन पर, या टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है, कहीं भी इस सूत्र में टेम्परेचर नहीं है, इसलिए ये वेग स्थिरांक है और ये समय है, इसलिए हमारी आवश्यकता पड़ी ही नहीं। थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अब हमारे पास बचा नहीं। उम्मीद करता हूं कि रासायनिक बल गतिकी के इस चौथे पाठ के प्रीवियस ईयर के जितने भी राजस्थान बोर्ड एग्जाम अजमेर के 2012 से लेकर 2022 तक के मेन एग्जाम और सप्लीमेंट्री के प्रश्न पत्र के जो प्रश्न आए हुए हैं इस पाठ के, वो सारे हमने हल कर लिए और इत्मीनान के साथ हल किए हैं। आप इन प्रश्नों को कम से कम 2 बार अवश्य हल कीजिएगा, इससे बार एक प्रश्न भी नहीं आएगा। अब प्रश्न जो बचा है इससे बाहर आने का, वो है केवल अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाई और अभिक्रिया वेग की इकाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो 2-3 बार देखिए, उसके बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।